जो डिसऑर्डर हैं इडियोपैथिक, जिनका पता ही नहीं है कि वो किस वजह से होते हैं, उनको रूल आउट करना इतना ज़रूरी नहीं है कि उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होती। सो ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस, सिफिलिस, ये चीज़ें टॉप ऑफ द लिस्ट आनी चाहिए। पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस आपके पास आता है, आप टीबी जरूर रूल आउट करेंगे। तो कैसे टीबी रूल आउट करेंगे? टीबी के लिए क्या करवाएंगे? क्वांटिफेरॉन टेस्ट करवाएंगे और एक्सरे टेस्ट कराएंगे, और ये मॉन्टूस टेस्ट, स्किन अगर पहले पॉजिटिव नहीं था और अब हो गया तो इसका मतलब है डिजीज है। सो अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो और क्या कर सकते हैं हम? थेराप्यूटिक ट्राई, आप कुछ अरसे तक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट दे के देखते हैं कि इंप्रूव होता है। सो एवरी रेजिस्टेंट केस जो कि स्टीरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसमें आप ट्यूबरकुलोसिस जरूर सस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह सार्कोइडोसिस है, उसकी तो टिपिकल फीचर्स आ जाती हैं, स्नो बैंकिंग आ जाती है, पर्ल ऑफ स्टिंग्स आ जाते हैं, स्नो बॉल अपीयरेंस इन द विट्रियस आ जाती है, और वो ज़्यादा यूरोपियंस में कॉमन है। फिर आपके पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट आपने बनानी होती है ना, उसमें सबसे पहले आप वो रखें जो सबसे कॉमन कंडीशन है आपके सेटअप में। जो 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 पेशेंट जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वहां पे जो कॉमन कंडीशन है वो सबसे पहले हम कंसिडर। सिफिलिस के लिए क्या टेस्ट है? VDRL टेस्ट है, और FTA एब्जॉर्प्शन, और स्पाइरोकीट को आप देख भी सकते हैं लेबोरेटरी में, और PRP टेस्ट है। सो सिफिलिस की ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन जी। सो 2 हफ्ते आप पेनिसिलिन देंगे, 80% फंडस लीजन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। So complete treatment is possible with tuberculosis and syphilis and sarcoidosis. और sarcoidosis में क्या करते हैं? सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स, तो उसकी भी ट्रीटमेंट बहुत। सो पहले आप इन्फेक्शियस इटियोलॉजीज डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करते हैं, फिर उसके बाद आप नॉन इन्फेक्शियस को रूल आउट करते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में APMPP क्या बनता है? APMPP से एक्यूट पोस्टीरियर मल्टीफोकल प्लेकॉइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी। कम से कम नाम तो पूरे आप फ्लुएंटली लें। पोलियोसिस, एलोपेशिया, विटिलाइगो। अगर आप अटक अटक के नाम ले रहे हैं ना, तो एग्जामिनर कहता है कि यार ये पहली दफा ही बोल रहा है, इसने अभी अभी पढ़ा है, बस रूटीन में ये वर्ड यूज नहीं कर रहे। तो सो आप जहां पे अटके ना, उसको 2-3 दफा रिवाइज करें। ये जो डिफिकल्ट यूवियाइटिस हैं, इनमें सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स हेल्पफुल नहीं होते, तो हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर थेरेपी यूज करते हैं। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन बेहतर ये है कि यू इन्वॉल्व रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो रूटीनली यूज कर रहे होते हैं, उनको पता है साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सो एनी अदर कमेंट? कोई और कमेंट देना चाहिए? कुछ चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं, और वो ये सारी डिजीजेस में कॉमन है, जैसे कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा, पोस्टीरियर साइनिकिया। इसलिए हम ये एम करते हैं कि इन्फ्लेमेशन को अर्लीस्ट सप्रेस करेंगे विद एन एग्रेसिव ट्रीटमेंट। जितनी देर इन्फ्लेमेशन रहेगी, उतनी देर ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी। So you start with maximum treatment and then gradually taper it in the light of clinical results. Judicious treatment. उसके बाद पर हम कुछ नहीं लिख सकते। हम नहीं लिख सकते। जुडिशियस ये नहीं है आपने
नो हेड में कुछ जरूरत नहीं, सिंपल मैकेनिक और कनेक्ट है। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसे फैक्ट करती है? मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली हमारे पास 3 तरह की उसकी कैसे कि जब हम उसको डायग्नोस करना है, एक एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को हम डायग्नोस करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास लैब टेस्ट पॉजिटिव और क्लिनिकल एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका लैब टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं है, मैं उसके लिए POT यूज करता हूँ, प्रिज्यूम्ड ऑकुलर ट्यूबरक्लोसिस। प्रिज्यूम्ड ऑकुलर ट्यूबरक्लोसिस में लैब टेस्ट नहीं है, बट यू आर प्रिज्यूमिंग किसी और यूआईटिस में, किसी और बड़ी डायग्नोसिस में ऑपरेट नहीं हो रहा, एंड यू आर पॉसिबल आपके ज़हन में है कि ये प्रिज्यूम्ड ऑकुलर ट्यूबरक्लोसिस है और जा सकती है। इसके अंदर वो जो थेरेपेटिक ट्रायल है वो एक पॉसिबल चॉइस है इसके अंदर देने के लिए। तो थर्ड है दैट इज द इम्यून मॉड्यूलेटेड ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है उसकी एक्टिव डिजीज नहीं है, उसका इम्यून रिएक्शन उसके खिलाफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हुआ है। माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ जो इम्यून रिएक्शन है दैट विल कॉज एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, जिसमें से एक वैरायटी उसकी ईल्स है। ईल्स इज अनदर काइंड ऑफ, उसमें 48% में ट्यूबरक्लोसिस मिलती है, तो वो सारे इम्यून रिएक्शन और सिमिलर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे। बाद बार ईल्स का एक बिल्कुल वेरिएंट सा मिलता है, वो भी हो सकता है कि हमें माइकोबैक्टीरियम से हुआ हो या किसी और से हुआ हो, लेकिन वो दे आर अगेन इम्यून रिएक्शंस। जो हमारी जो लैब टेस्ट नेगेटिव हैं, और बदकिस्मती से हमारी लैब्स जितनी भी हैं उनमें तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आपके जो प्रिज्यूम्ड ऑकुलर में ज़्यादा पेशेंट आते हैं, एक्चुअल ट्यूबरक्लोसिस में पेशेंट कम आते हैं। बुक्स में तो आजकल ट्यूबरक्लोसिस गायब हो गई है, है ही। बुक्स में इसलिए गायब हो गई, सारी बुक्स बाहर की लिखी हुई हैं, इंग्लैंड और अमेरिका की, और वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ पे मैंने पूछा उससे, वो मैं रजिस्ट्रार था, तो वो एक सेकेंड ईयर का फेलो था, उसको मैंने कहा हाँ भाई व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इन चिल्ड्रन। वो कहता है स्टेप, मैंने कहा नो। वो कहता है स्टेप, मैंने कहा नो। कुछ 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद ना फिर वो कहता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मैं कहा यस। कहता नॉट इन आवर कंट्री बिकॉज वी हैव वैक्सीनेशन फॉर द लास्ट 30 years, so there is no hemophilus influenza in our country। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके यहाँ ना ट्यूबरकुलोसिस होता है, ना ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होती है, और ना इन्फेक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब कॉर्नियल अल्सर और केराटाइटिस से जितनी ब्लाइंडनेस हमारे यहाँ है या इंडिया में है, उतनी कहीं पे वेस्टर्न वर्ल्ड में। The common causes of blindness in the Western world are genetic diseases of the retina, जिसको हाँ वो कंट्रोल, डायबिटीज भी कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे यहाँ डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल, वो हमारे लोगों को पता ही नहीं होता डायबिटीज का, और वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। बाहर जो है वो यूं ही डायबिटिक होगा, फिजिशियन जो है वो आई स्पेक्सिस को, मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ वो वहाँ पे 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठते हैं। पिछले 7 साल में उन्होंने एक मरीज डायबिटीज का मुझे रेफर नहीं किया। कितने सोच की बात है। अच्छा ये, लेकिन एक बात ये है कि जो मैं साथ वाला हॉस्पिटल है उसमें वो अमेरिकन डिप्लोमेट बैठता है, वो अपने पेशेंट्स को रेगुलरली मेरे पास भेजता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस कि हमारे जो बंदे स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं या ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो पूरी बॉडी को नहीं देखते हैं, उसे अपनी दवाई लिखी और भेज। सो हमें मेडिकल स्पेशलिस्ट को भेजना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, उनको हमारे पास भेजना चाहिए प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए। अमेरिकन डिप्लोमेट्स को देते हैं और किसी को पेशेंट को ये नहीं कहते कि जाके विजन चेक करा और तुम्हारी विजन डिस्टर्ब हो सकती है। एक दफा उसको एक जुमला कह दें तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और ऑलमोस्ट हर दूसरे आउटडोर में एक पेशेंट टॉक्सिक न्यूरोपैथी का आ रहा है। तो ये जो डिजीजेस में जो एम्फेसिस मैं दे रहा हूँ ना, वो इसी बात पे है कि यू डिटेक्ट द इन्फ्लेमेशन अर्ली, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं आप जो बहुत अच्छा इन्होंने बताया इन्वेस्टिगेशंस के लिए कि आप फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी कराते हैं। वो क्या बताएगा आपको? फ्लोरेसिन एंजियोग्राम पोस्टीरियर सेगमेंट की इन्फ्लेमेशन बताएगा, पेरिफ्लेबाइटिस, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा,
पेरीवेस्कुलर शीथिंग, स्टेनिंग। ये फाइंडिंग्स हैं जो आप फ्लोरेसेंस एंजियोग्राम पे एक्सपेक्ट करते हैं। फिर फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस है। फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस कौन सी डिजीज बताता है? जो कि आरपी को इन्वॉल्व करती हैं। फिर इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी है, उसमें मैंने आपको बताया था कौन से ड्रॉप स्पॉट्स आते हैं, हाइपोसायनिसेंट। जो फ्लोरेसेंट है वो फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी पे, इंडोसाइनिन एंजियोग्राफी पे जो कम होंगे ब्राइट स्पॉट्स, उनको कहेंगे हाइपोसायनिसेंट ड्रॉप्स या हाइपर सायनिसेंट स्पॉट्स। सो ये फिर उसके बाद हम ईआरजी कर सकते हैं। ओसीटी पे क्या फाइंडिंग आई? Because these posterior uveitis cases have disruption of ellipsoid zone, which was previously called ISOS junction. So there is subretinal fluid, there is presence of destruction of RP. So the RP retinal layer becomes so decreases in size. एक फाइंडिंग आती है कोराइड में, जो कि जो न्यू हैं ओसीटी मशीन, वो क्या फाइंडिंग आती है कोराइड में? कोराइडल थिकनिंग अकर्स। कोराइड जो अब नई ओसीटी मशीन है उसमें एनहांस्ड डेप्थ इमेजिंग पे आपको कोराइड की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। सो ये सारी जो डिसीजेज हैं इसमें पहले कोराइड की थिकनेस ज्यादा होती है और लेटर स्टेज में कोराइड की थिकनेस कम हो जाती है। सो यू कैन मेजर दैट आल्सो। सो ये सारी डिफरेंट मेथोडोलॉजी एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं, बट बेसिकली ये है कि ट्रीटमेंट शुड बी एनर्जेटिक। हो गया, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।